कैपिटल टीवी देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। नेपाल की राजनीति में बदलाव की उम्मीद लेकर आए जेनजी आंदोलन को शायद किसी ने इतनी जल्दी रियलिटी चेक देते हुए नहीं देखा होगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ सड़कों पर उतरने वाले, सिस्टम को साफ करने का दावा करने वाले और खुद को नए राजनीति का चेहरा बताने वाले सुदन गुरुंग अब उसी सिस्टम के आरोपों में घिरकर सिर्फ 26 दिनों में ही गृह मंत्री की कुर्सी छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। जी हां, वही सुदन गुरुंग जिन्होंने प्रधानमंत्री बालेन शाह की पार्टी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हुए चुनाव जीता था। उम्मीद थी कि नई सोच, नई राजनीति और नई ईमानदारी का दौर शुरू होगा, लेकिन लगता है नई बोतल में पुरानी शराब वाली कहावत यहां भी फिट बैठ गई है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ आरोप है या सच में सत्ता मिलने के बाद सिद्धांत पीछे छूट जाते हैं। जो नेता कल तक भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे थे, आज उसी पर उंगलियां क्यों उठ रही हैं? और अब इस्तीफे का असर क्या सीधे सीधे बालेन शाह की साख पर पड़ेगा? क्या उनकी नई राजनीति की छवि को इससे झटका लगेगा? और सबसे अहम बात, अब नेपाल का अगला गृह मंत्री कौन बनेगा? क्या है ये आरोप? इस्तीफे से बालेन शाह को कितना नुकसान होने वाला है और नेपाल का अगला गृह मंत्री आखिर कौन बनेगा? ये सब आपको हम बताएंगे आज अपनी स्पेशल स्टोरी में। बने रहिए वीडियो के अंत तक। नेपाल के गृह मंत्री का इस्तीफा खुद के ही काउंटडाउन में हो गए डाउन। नेपाल की राजनीति में जो कुछ पिछले कुछ हफ्तों में हुआ है, उसे देखकर एक ही बात समझ आती है, यहाँ घटनाएं तेजी से नहीं बल्कि तेज तर्रार तरीके से होती है। और इस कहानी के केंद्र में है सुदन गुरुंग, जो कभी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का चेहरा थे, लेकिन अब खुद उसी आरोपों के घेरे में खड़े नजर आ रहे हैं। गृह मंत्री बनने के अगले ही दिन जिस अंदाज में सुदन गुरुंग ने फैसले लिए, उनसे सभी चौंक गए थे। उन्होंने गौरी बहादुर कार्की के नेतृत्व वाले आयोग की सिफारिशों के आधार पर पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और तत्काल गृह मंत्री रमेश लेखक को गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया था। अब राजनीति में सख्ती दिखाना अलग बात है, लेकिन इतनी जल्दी और इतने बड़ी गिरफ्तारी का आदेश देना, ये कदम चर्चा से ज्यादा विवाद का कारण बन गया था। लोग सोचने लगे थे कि ये कार्रवाई कानून के तहत हो रही है या फिर किसी नई तरह की पावर शो राजनीति है। इसके बाद मामला यही नहीं रुका। पूर्व मंत्री दीपक खड़का, व्यवसायी दीपक भट्ट और शंकर ग्रुप के अध्यक्ष शंकर लाल अग्रवाल को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इतने बड़े नामों की गिरफ्तारी के बाद सुदन गुरुंग ने सोशल मीडिया पर एक काउंटडाउन शुरू कर दिया। ये काउंटडाउन आखिर किसके लिए था, ये साफ नहीं था, लेकिन अंदाजा लगाया जा रहा था कि और भी बड़े खुलासे, गिरफ्तारियां होने वाली। लेकिन जैसा अक्सर फिल्मों में दिखाई देता है कि जहां हीरो का प्लान उल्टा पड़ जाता है, उसी पर भारी पड़ जाता है, कुछ वैसा ही यहां भी दिखा। काउंटडाउन शुरू करने वाले सुदन गुरुंग खुद ही उस काउंटडाउन की चपेट में आ गए। नेपाल के मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जो व्यक्ति खुद को भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाला बता रहा था, वही कारोबारी दीपक भट्ट से अपने संबंधों को लेकर विवाद के घेरे में आ गया। दीपक भट्ट को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया है और मामले की जांच अभी भी जारी है। जैसे ही भट्ट की गिरफ्तारी हुई, वैसे ही सुदन गुरुंग की अपनी फाइनेंशियल गतिविधियां, उनके निवेश यानी इन्वेस्टमेंट और उनके शेयर को लेकर सवाल उठने लगे। मीडिया में लगातार रिपोर्ट्स आने लगी कि उनके और कुछ कारोबारियों के बीच संबंध हैं और कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसे हैं जो सामान्य नहीं लगते। कांतिपुर को मिले बैंक रिकॉर्ड्स ने तो इस पूरे मामले को और ज्यादा गंभीर बना दिया है। इन रिकॉर्ड्स के अनुसार सुदन गुरुंग के निजी खाते, उनके संस्थान हामी नेपाल और कुछ कंपनियों के बीच बड़े पैमाने पर लेन देन हुए हैं। सबसे बड़ा सवाल ये था कि इन ट्रांजैक्शंस का स्रोत क्या है और इनका उद्देश्य क्या है। क्या ऐसे लेन देन सामने आए जिनका कोई साफ जवाब नहीं था? रिकॉर्ड्स बताते हैं कि हामी नेपाल के खाते हिमालयन बैंक और नबील बैंक में थे। फरवरी 2025 में हिमालयन बैंक का खाता बंद किया गया, जिसमें 53,40,000 रुपए थे।
और इसमें से 30,09,000 रुपए नबील बैंक में ट्रांसफर किए गए। नबील बैंक के खाते में जुलाई 2021 से अगस्त 2025 के बीच 2,28,00,000 रुपए जमा हुए। अब यहाँ भी कहानी दिलचस्प हो जाती है। साल 2015 में मनीता देवकोटा नाम के एक व्यक्ति ने 4,40,000 रुपए ट्रांसफर किए, लेकिन इस व्यक्ति की पहचान सार्वजनिक नहीं है। सवाल उठता है कि आखिर ये पैसा किसने और क्यों भेजा, और अगर सब कुछ साफ है तो पहचान क्यों छुपाई गई है। जेंजी प्रोटेस्ट में थे करप्शन के खिलाफ, खुद करप्शन के मामले में पकड़े गए। मामला यहीं खत्म नहीं होता। रिकॉर्ड्स के मुताबिक 2021 में सुदन गुरुंग के निजी खाते में करीब 60 लाख रुपए आए, जिन्हें कोविड सहायता के तौर पर जुटाया गया था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये पैसे सीधे संस्थान के खाते में जाने के बजाय पहले उनके निजी खाते में आए। बाद में इसमें से 25,09,000 रुपए संस्थान के खाते में ट्रांसफर किए गए। अब सवाल उठता है कि अगर ये सहायता राशि थी तो वो पहले निजी खाते में क्यों आई? ये एक साधारण सवाल है, लेकिन इसका जवाब अब तक साफ नहीं है। इसके अलावा अलग अलग लोगों ने भी उनके खाते में बड़ी रकम जमा की। 9 मई 2023 को चांग अग्रवाल और विजय कुमार श्रेष्ठ ने 22,05,000 और 37,07,000 रुपए जमा किए थे, और फिर अगले ही दिन यानी 10 मई को सुदन गुरुंग ने 25 लाख रुपए लिबर्टी माइक्रो लाइफ इंश्योरेंस और स्टार माइक्रो इंश्योरेंस में ट्रांसफर कर दिए। रिकॉर्ड्स बताते हैं कि उनके पास इन दोनों कंपनियों में 25-25 हजार शेयर हैं। गुरुंग का कहना है कि उन्होंने ये शेयर लोन लेकर खरीदे, लेकिन यहाँ भी कहानी में ट्विस्ट है। जिन लोगों ने पैसे जमा किए और जिन्होंने लोन दिया, उनके बीच क्या संबंध है, ये अब तक साफ नहीं हो पाया है। और यही वो जगह है जहां संदेह और गहरा हो जाता है। जब बालेन शाह के प्रधानमंत्री बनने के बाद नेपाल सरकार ने अपने सभी मंत्रियों की संपत्तियों का ब्यौरा सार्वजनिक किया था, तब सुदन गुरुंग का नाम भी चर्चा में आ गया था। दस्तावेज के अनुसार गुरुंग और उनके परिवार के पास लगभग 260 रोपानी जमीन है। इसके साथ ही 89 तोला सोना और 6 किलोग्राम चांदी का भी जिक्र किया गया है। अब एक ऐसा व्यक्ति जो खुद को आम लोगों की आवाज बताता है, जो सिस्टम के खिलाफ खड़ा हो जाता है, उसके पास इतनी बड़ी संपत्ति होना अपने आप में ही कई सवाल खड़े करता है। सोशल मीडिया पर लोगों ने इस पर जमकर प्रतिक्रिया दी। आलोचना इतनी बढ़ गई कि सुदन गुरुंग को खुद सामने आकर जवाब देना पड़ा। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, गरीब पैदा होना आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब ही मरते हैं तो वो आपकी गलती है। ये बयान शायद उन्हें मजबूत दिखाने के लिए था, लेकिन इसका असर उल्टा ही पड़ गया। लोगों ने इसे अहंकार और संवेदनहीनता के रूप में देखा है। आलोचना इतनी तेज हो गई है कि उन्हें अपना ये स्टेटस हटाना पड़ा। सुदन गुरुंग का बैकग्राउंड भी काफी दिलचस्प है। वो एक गैर राजनीतिक परिवार से आते हैं और उनकी पहचान पिछले साल हुए जेंजी आंदोलन के दौरान बनी। जब नेपाल में यह आंदोलन जोर पकड़ रहा था, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसी दौरान हामी नेपाल नाम के संगठन ने युवाओं को जोड़ना शुरू किया। सुदन गुरुंग इसी संगठन के नेता थे। उनकी आक्रामक भाषण देने की शैली ने उन्हें युवाओं के बीच तेजी से लोकप्रिय और हीरो बना दिया। वे खुद को एक एक्टिविस्ट बताते हैं और उनका एनजीओ 2020 में रजिस्टर हुआ था। ये संगठन प्राकृतिक आपदाओं के समय लोगों की मदद करने का दावा करता है, लेकिन अब यही संगठन और उसके फंड्स सवालों के घेरे में आ गए हैं। सुदन गुरुंग का इस्तीफा सिर्फ उनका निजी नुकसान नहीं है, बल्कि ये प्रधानमंत्री बालेन शाह के लिए भी बड़ा झटका माना जा रहा है। बालेन शाह पहली बार प्रधानमंत्री बने हैं और उनकी छवि एक ईमानदार और नई सोच वाली नेता की रही है। उनकी कैबिनेट में सुदन गुरुंग उनके बाद दूसरे सबसे बड़े नेता माने जाते थे। बालेन शाह की सरकार पर शनि भारी, अब कौन बनेगा अगला गृह मंत्री? अब जब उन पर ही भ्रष्टाचार के आरोप लग गए हैं तो इसका सीधा असर बालेन शाह की साख पर भी पड़ता है। जिस वादे के साथ उन्होंने चुनाव जीता था, बिना भ्रष्टाचार के काम करने का, वही वादा अब सवालों के घेरे में आकर खड़ा हो गया है।
सुदन गुरुंग और बालेन शाह के बीच सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि पेशेवर संबंध भी रहे हैं। गुरुंग एक सिविल इंजीनियर है और बालेन शाह खुद एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर है। दोनों ने मेयर बनने से पहले कई इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स पर साथ मिलकर ही काम किया था और यही वजह है कि गुरुंग को उनका करीबी माना जाता है। अब उनके इस्तीफे के बाद ये सवाल उठना तो लाजमी है कि नेपाल सरकार की कैबिनेट में उनकी जगह कौन लेने वाला है। फिलहाल गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी खुद प्रधानमंत्री बालेन शाह के पास है, लेकिन उनके पास से पहले से ही रक्षा मंत्रालय भी है। ऐसे में लंबे समय तक दोनों जिम्मेदारियां संभालना आसान नहीं होगा। चर्चा में कई नाम सामने आ रहे हैं। विदेश मंत्री शिशिर खन्नाल को गृह मंत्रालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी जा सकती है। वित्त मंत्री यानी फाइनेंशियल मिनिस्टर डॉक्टर स्वर्णिम वागले भी इस पद के लिए संभावित माने जा रहे हैं, जो अपने मौजूदा मंत्रालय के साथ साथ गृह मंत्रालय भी संभाल सकते हैं। इसके अलावा परिवहन मंत्री सुनील लमसान का भी नाम चर्चा में है। असली सवाल तो ये है कि क्या नेपाल की राजनीति में नई शुरुआत का जो सपना दिखाया था वो अब भी जिंदा है या फिर नहीं। सुदन गुरुंग की कहानी एक तरह से उम्मीद और हकीकत के बीच जो दूरी है उसे दिखाती है। जो व्यक्ति सिस्टम को बदलने निकला था वही सिस्टम के आरोपों में घिर कर रह गया है। ये सिर्फ एक नेता की कहानी नहीं है बल्कि ये उस भरोसे की कहानी है जो जनता ने नई सरकार और नई राजनीति पर किया था। अब देखना ये होगा कि बालेन शाह इस संकट को कैसे संभालते हैं। क्या वो अपनी छवि को बचा पाएंगे या फिर ये मामला उनकी सरकार के लिए एक बड़ा झटका साबित होगा। और सबसे अहम बात, क्या आने वाले समय में नेपाल की राजनीति सच में बदलेगी या फिर ये सब सिर्फ नाम बदलने तक ही सीमित रह जाएगा। इन सभी सवालों के जवाब वक्त के साथ सामने आएंगे, लेकिन फिलहाल इतना जरूर है कि सुदन गुरुंग का ये छोटा सा कार्यकाल नेपाल की राजनीति में एक बड़ी सीख छोड़ गया है। सिर्फ बातें करने से सिस्टम नहीं बदलता बल्कि खुद को उसी कसौटी पर खरा उतारना पड़ता है। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी है? आपकी क्या सोच विचार हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ।